कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री नंबर 20A पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। जब सेंटर बना देगा तो स्टेट वाले अपने आप सुपरसीड हो जाए, मतलब ओवररूल हो जाएंगे, फिर सेंटर वाला ही चलेगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। मैं इस पे 2000 पहली मैंने PIL फाइल किया था 2017 में, तब से इस पे लड़ रहा हूं। पहले तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संविधान की कॉपी मैंने करीब 200 सांसदों को दिया। मैंने कहा इनको ढूंढने में दिक्कत ना आए कहां लिखा हुआ है, तो मैंने फ्लैग लगा के दिया। लेकिन कोई बोलता ही नहीं था। सबको यह लगता था कि बच्चा पैदा करना तो फंडामेंटल राइट है। हमने कहा बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट नहीं भैया, बच्चा पैदा करने से महिला का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, राइट टू हेल्थ उसका वायलेट हो रहा है। और इस पे अभी तो रिसर्च भी आ गया, कई सारे डॉक्टर्स का, गायनीज का इस पे रिसर्च आया कि किस तरीके से उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही ज्यादा बच्चा पैदा करने से। आप जरा सोचिए, जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे लोगों का तो आधार बनता नहीं। और 130 करोड़ आधार बन गया, और आप अपने परिवार में भी चेक कर लो, 100% आधार किसी घर में नहीं होगा। जो 4-5 साल का बच्चा हो उसका आधार नहीं होगा, जब वो स्कूल जाने लगता तब आधार जाके बनवाते हैं। तो 130 करोड़ आधार मान लो, 20 करोड़ बिना आधार वाले मान लो, तो 150 करोड़ हम पहले हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन उसकी 22 करोड़ है और हम 150 करोड़ बन के बैठे हुए। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, उसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 144 करोड़ है, हमने उसको भी जम कर दिया। भारत ने जो सबसे ज्यादा प्रगति किया वो एक ही काम में किया, बच्चा पैदा करने में। नतीजा क्या हो रहा है? शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। भाई खेत तो हमारे पास, खेत तो 2% है, जमीन तो 2% है ना, तो खेती उसी हिसाब से होगी। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, आप लोगों को मिल रही होगी यहां गुजरात में, हमको तो दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं मिल रही। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को आजकल पानी खरीदना पड़ रहा है। जब शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध सब्जी नहीं है, शुद्ध मिठाई खाने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और वैसे भी आप समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो 50% समस्याओं का भंडारी सर रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अशिक्षा की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। घुस, जितनी समस्याएं, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है आप लोगों के टैक्स के पैसे से, इसलिए बता रहा हूं यहां सारे टैक्स पेयर बैठे हुए हैं, तब 2 करोड़ जब तक घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर तैयार हो जाते हैं। आप देते रहो GST, आप देते रहो इनकम टैक्स, देते रहो TDS, कभी वो बैकलॉग खत्म ही नहीं होगा। सरकार जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, तो बाकी लोगों का बेरोजगारी भत्ता देते रहो। आप सोचो, जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा था। अब भारत सरकारी आंकड़े 145 करोड़ है, मेरे हिसाब से 150 करोड़ है। ऐसे समय में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो यानी पहले 40 करोड़ में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अब 145 करोड़ में 81 करोड़ गरीब है, यानी 65% गरीब है। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? आप बताइए जरा, आप जोर से बोलिए। बढ़ रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़े, मुफ्त में अनाज देना पड़े, मुफ्त चीजें करनी पड़े,
ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये फेलियर है हमारी सरकारों का। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ 1949 में, उसने 1950 में हम दो हमारे दो लागू कर दिया, और सर्वे बताते हैं कि उसने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी 1950 में लागू किया होता शायद हम भी 60 करोड़ कम होते, 150 करोड़ की बजाय 90 करोड़ होते, तो काफी समस्याएं कम होती। इसलिए मेरा मानना है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट कानून बनाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम कानून बनाते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं रखते। मेरा यह मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो वायलेशन करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए, तब जाके भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक ठीक से कानून लागू नहीं होगा। लालीपाप वाला कानून नहीं चाहिए, भैया हम दो हमारे दो कर लो, तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाए। क्या लिए 50,000 रुपए मिल जाए? कोई जनसंख्या नियंत्रण करके देश के ऊपर एहसान कर रहा है क्या? कोई पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है कि एहसान थोड़ी कर रहा है। तो क्या लिए उसको लॉलीपॉप देना कि नहीं, तो हम दो हमारे दो करो, तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, 50,000 रुपए दूंगा? क्या लिए देना भाई? जनसंख्या नियंत्रण करना तो सबकी ड्यूटी है, इसलिए ये इन्फोर्स करना चाहिए। मेरा ये मानना, इसमें राइट टू वोट और सिटीजनशिप दोनों को लिंक करना चाहिए, और जरूरत पड़ने जो चार फिर भी जो ना माने उसको 10 साल सजा भी करना चाहिए। एक बार जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया हमने तो आप कितना भी हॉस्पिटल बना लो, भीड़ कम होगी नहीं। कितने भी सरकारी स्कूल खोल लो, भीड़ कम होगी नहीं। कितना भी आप अनाज बांट लो, गरीबी कम होगी नहीं। कितना भी आप कुछ भी करते रहो, सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाती है 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, या तो ये वोट के लिए होती हैं या तो नोट के लिए होती हैं। 2 चीज ध्यान रखिए, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। देश विरोधी जो बातें की जाती है, जो देश विरोधी भाषण दिए जाते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल फंडिंग आती है भारत के अंदर, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए, भारत को भाषा के आधार पर तोड़ने के लिए, भारत को क्षेत्र के आधार पर तोड़ने के लिए, दलित बनाम सवर्ण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए। और ये कैसे करते हैं? ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। आपको समाज तोड़ने वाले अगर कोई सोशल मीडिया में जो दिखाई पड़े, तो आप मान लेना उसका बाकायदा तनख्वाह आ रही है। ये कुछ भी फ्री में नहीं होता। एफसीआरए कानून बनाया गया था भारत में देश विरोधी पत्रकारों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, चरमपंथियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, घुसपैठियों को फंडिंग कराने के लिए। ये बनाया इसलिए गया। वैसे वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने करीब 5 लाख एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए हैं अभी तक। 5 लाख एनजीओ जो देश विरोधी कामों में शामिल थे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार इस कानून को खत्म करना जरूरी है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? अभी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस हॉल में यह गेट है, एक एंट्री गेट, एक एग्जिट गेट है। कोई सांप आ रहा है, उसको एंट्री गेट पे पकड़ना बहुत आसान है। एक हमने सिक्योरिटी गार्ड वहीं बैठा दिया, जब कोई सांप आए उसको एंट्री गेट पे मार दो, तो अंदर कोई घबराहट नहीं होगी, अंदर कोई उथल पुथल नहीं होगी, सब बढ़िया कार्यक्रम चलता रहे। और एक ही आदमी को अलर्ट रहना है जो गेट पे खड़ा हुआ है। अगर हमने उस सांप को अंदर आने दिया तो पता नहीं किस चेयर के नीचे जाके छिप जाए। फिर उस सांप को पकड़ने के लिए आपको सारी चेयर उठा उठा के देखना पड़ेगा कि कहां छिपा, कहां छिपा, कहां छिपा। मेरा यह मानना है कि विदेशी फंडिंग के लिए जो एफसीआरए कानून बना है, अभी क्या हो रहा है, एफसीआरए आ रहा है, फिर एनजीओ की ऑडिट हो रही है, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो ऑडिट करने वाले थे वो खुद भी बड़े महान थे। वो पता चला 5 करोड़ पैसा आया बाहर से, उसमें थोड़ा 50 लाख लिया और ऑडिट रिपोर्ट अच्छी बना दी। इसलिए कहता हूं कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, जिस कानून के जरिए आ रहा है, उस कानून को रोकना, बहुत खत्म करके रोकना जरूरी है। विदेशी फंडिंग को रोकना जरूरी है। मैंने एक पीएल और भी फाइल किया इस पे, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड का। अगर आप लोग गूगल करेंगे यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। अभी क्या हो रहा है सर कि जो देश विरोधी बैंकें हैं,
चलो देश विरोधी बैंक नहीं कहते, गड़बड़ हो जाएगा, ये कह सकते हैं जो विदेशी बैंक हैं और जिनकी ब्रांच भारत में है, और नाम लेके बोलता हूं HSBC, वेस्टर्न यूनियन, इस तरीके की जो विदेशी बैंकें हैं जो भारत से ऑपरेट करती हैं, ये पूरी तरीके से काले धन को सफेद करने का टूल बन गई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, एक मिस्टर नवल किशोर सिंह है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस किसान आंदोलन के दौरान बाहर से ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग आ रही थी, उनको खबर लगी, वो मुझे रोज फोन करके बताते थे, मुझे समझ में नहीं आता तो कहना क्या चाहते। एक दिन वो सज्जन ने 80,000 रुपए का टिकट लिया, खुद ही सुप्रीम कोर्ट टपक गए। आए, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि विदेशी फंडिंग हो कैसे रही। मैं तो जान के आश्चर्य हुआ कि बाहर से फंडिंग आ रही है और जो यूज हो रहा है टूल वो आरटीजीएस और एनईएफटी यूज हो रहा है, जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस ये डोमेस्टिक टूल है, ये भारत के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आरटीजीएस एनईएफटी है। बाहर से पैसा आए उस पर आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए, लेकिन ये एचएसबीसी जैसी बैंकें और बाकी बैंकें आरटीजीएस एनईएफटी लिख देती हैं, तो इतना बड़ा पूरे देश में ट्रांजैक्शन चल रहा है, कोई व्यक्ति तो उसको पकड़ता नहीं है। आरबीआई का सॉफ्टवेयर पकड़ता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का सॉफ्टवेयर उसको मॉनिटर करता है, तो वो मॉनिटर क्या करता है, अच्छा उसने देखा आरटीजीएस लिखा है, इसका मतलब भारत के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एनईएफटी लिखा है, इसका मतलब भारत के अंदर हो रहा है, आईएमटी लिखा है, ये विदेश से आ रहा है। वो केवल उस टर्म को यूज करता है आरटीजीएस एनईएफटी के, और वो कर रहा था। फिर मैंने पीआईएल फाइल किया, अभी आरबीआई को भी नोटिस हुआ है, वित्त मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, और 50,000 करोड़ रुपए उससे आ रहा था। आश्चर्य की बात देखिए, 50,000 करोड़ आ रहा था, और पहले की सरकारों ने क्या सिस्टम बनाया था। मुझे तो लगता है कि पहले की सरकारों में इसमें कुछ न कुछ खेल था, पहले वाले वित्त मंत्री का कुछ खेल रहा होगा, पहले वाले गृह मंत्री का कुछ खेल रहा होगा कि उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। तो एफसीआरए खत्म भी होना चाहिए, और भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बहुत जरूरी है। अगर विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तो माओवाद नहीं खत्म नहीं होगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मिशनरियों की बहुत बड़ी फंडिंग होती बात से। थैंक यू सर। आखिरी सवाल डॉक्टर आशुतोष शुक्ला की तरफ से है। क्या केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल देखने से धर्मांतरण या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? इसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कुछ चीजें हमें पढ़ा दी गई और हमने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उस पर सोचा ही नहीं। न यहां मुगल बिजनेस करने आए थे, न यहां ब्रिटिश बिजनेस करने आए थे, न यहां ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। मुगल यहां पे इस्लाम को फैलाने आए थे और ब्रिटिश यहां क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। बहुत सीधा सा। मुगलों ने तलवार के दम पे यहां कन्वर्जन किया, यहां के लोगों को कन्वर्ट किया, और अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। आज अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अंग्रेजों ने करीब भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 500 कानून बनाए थे। 500 कानून उन्होंने कानून बना बना के किया। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। जैसे मुगलों ने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी, जो हमने मिस कर दिया, हमने अपनी 16 संस्कार की व्यवस्था इंप्लीमेंट नहीं किया। और 16 किसी भी आपको आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, उसको आप सिलेबस में डाल दो, करिकुलम में डाल दो। समाज और सरकार की स्पीड में बस की स्पीड और जहाज की स्पीड का अंतर होता है। जैसे आप पूरी भारत को समझाते रहो हेलमेट अच्छा है, हेलमेट अच्छा है, हेलमेट पहनना चाहिए, आपको समझाते समझाते 100 साल लग जाएगा। आप एक कानून बना दो, हेलमेट ना पहनने पे 10,000 की पेनाल्टी लगेगी, अगले दिन से सारे लोग हेलमेट पहन के नजर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? जैसे आपने जो सवाल कहा, अब हमें बता दिया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसमें किसके किसके पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए जरा। सबके पूर्वज बंदर थे। इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो जब तक डार्विन जिंदा थे तब तक तो होलसेल में सारे इंसान बनते गए। ऐसा क्या हुआ, डार्विन खत्म हो गए तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। अगर वास्तव में बंदर इंसान बन रहा था तो मान लो पहले हर साल 1 लाख बंदर इंसान बनते थे, तो बाद में 1-1 हजार बनते,
500 बनते, साल भर में 100 बंदर इंसान बन जाते। ऐसा क्या हुआ कि जब तक डार्विन जिंदा थे सारे बंदर इंसान बनते गए, और डार्विन खत्म तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया, उनके शोक में, उनके दुख में। पहली बात तो वानर का मतलब वानर नहीं होता, मंकी नहीं होता। वानर का मतलब वन का नर, जो जंगलों में नर रहते हैं उसको वानर कहते थे। ये बहुत बड़ी कई चीजें ऐसी रही। इंटरप्रिटेशन मैंने कहा ना, हमने क्या किया कि जो हमको पढ़ा के गए हमने सोचा ही नहीं। इतने नकलची थे वो, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नकल किया और हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, 5 3 8, 10वीं 12वीं 12, और 3 साल का ग्रेजुएशन, कितना हुआ? 15। हम पहली से लेकर ग्रेजुएशन करने तक, बीएससी या बीकॉम या ये करते समय 15 साल लगता है ना। ये 15 साल पढ़ाई का कॉन्सेप्ट हमारा है। हमारा जो गुरुकुल वैदिक सिस्टम था वो भी 15 साल का था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, वो 3 टुकड़े में था। 5 साल प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। अंग्रेजों ने नकल मारा, बोले 15 साल पढ़ाई होती है, एक काम करो थोड़ा अपना, चूंकि अपना दिखाना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। बोले 5 + 3 + 2 + 2 + 3। ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। न्यूटन को हमने मान लिया कि भैया वो उसी ने बताया गुरुत्वाकर्षण। हमने अगर वेद पढ़ा होता, न्यूटन से हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने उसका सिद्धांत दिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज का एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जिसको होगी उसको पता होगा, नहीं जिसके घर में होगी पता होगा। अब से 3000 साल पहले महर्षि चरक ने कहा था प्रमेय 20 तरीके का होता है। आज इतने सारे टूल होने के बाद एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है। अब से 3000 साल पहले महर्षि चरक कह चुके हैं डायबिटीज 20 तरीके की होती है। उसको प्रमेय शब्द यूज करते हैं। हमारे साथ एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जैसे सफदरजंग डॉक्टर नहीं थे, लेकिन दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है। मौलाना कलाम कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन मौलाना कलाम हॉस्पिटल है। दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली में न महर्षि चरक के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि सुश्रुत के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि शारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि माधवकर के नाम पे हॉस्पिटल है, न आचार्य भावप्रकाश के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि पतंजलि के नाम पे हॉस्पिटल है। यह मैं वो डॉक्टर बता रहा हूं जो आज के 2500-3000 साल पहले डॉक्टर होते थे। हमें बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का इतिहास पढ़ाया, लेकिन आपको भगवान राम के पूर्वजों के बारे में भी नहीं बताया। हम कहते हैं चलो सबको नहीं पढ़ाते, जब ये बता सकते हैं कि अकबर के पिता कौन थे, अकबर का बेटा कौन है, बाबर का पिता कौन, बाबर का बेटा कौन, ये भी बता देते। राम के पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन। पूरा मुगलों का हमें लीनियर वो सिस्टम पता है, लेकिन अपने भगवान राम का नहीं पता। आप में से नहीं, कभी सुना नहीं होगा राजा धुंधुमार, राजा यूनास, राजा मानधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुवसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा रघु। रघु के बारे में केवल इतना पता, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु हैं। राजा रघु से पहले गुरुकुल क्लास वाइज, पहले जाति तो होती नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणों का अलग गुरुकुल था, क्षत्रियों का अलग गुरुकुल था। राजा रघु ने बोला ना, सभी गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ेंगे, और उस अखंड भारत में सबके गुरुकुल में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा। ये राजा रघु का कॉन्सेप्ट। इसका नतीजा था कि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत दोनों अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के थे, लेकिन एक साथ ही पढ़े थे। तो हमने ना अपने महान राजाओं के बारे में सुना, ना हमने महान वैज्ञानिकों के बारे में सुन लिया। राइट ब्रदर सुन लिया, आइंस्टीन के बारे में पढ़ लिया, वो बंदर से इंसान बनाने वाले डार्विन के बारे में पढ़ लिया। आपने महर्षि अंगिरा के बारे में पढ़ा? जरा जोर से बोलिए। नहीं, महर्षि अंगिरा, ये मैं जो कुछ नाम ले रहा हूं ये हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। कोई फिजिशियन था, कोई सर्जन था, कोई क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञानी था, कोई रसायनविद था।
महर्षि अंगिरा, महर्षि अक्षपाद, महर्षि अगस्त, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि आत्रेय, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि गर्ग, महर्षि गोबिला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरुच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मत्यायण, महर्षि रैक, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि सत्यकाल।